साथियों, सबसे पहले आप लोगों को जय मूल निवासी। साथियों, आज हम संविधान के अनुच्छेद 46 के बारे में चर्चा करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 46 में लिखा गया है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्ग के लोगों को शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि लिखी गई है। यानी कहा गया है कि राज्य जनता के विशेष तौर से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक न्याय तथा उनकी शोषण से सुरक्षा प्रदान करेगा। तो साथियों, संविधान के अनुच्छेद 46 को बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने मार्गदर्शक तत्व में डाला है। 10 साल के लिए मार्गदर्शक तत्व में डाला है। एक खास तौर से घुमंतू जातियों के लिए लिखा गया है कि सभी राज्य अपने राज्य में घुमंतू जनजातियों का पहचान कराएंगे, गणना कराएंगे। गणना के लिए एक आयोग बनाया जाएगा और आयोग घुमंतू जातियों की पहचान करेगी और पहचान करने के बाद जब रिपोर्ट आएगा तो इस रिपोर्ट को उस राज्य के राज्यपाल को सौंपा जाएगा। राज्यपाल उसे विधानसभा के टेबल पर रखेगा। फिर पक्ष और विपक्ष मिलकर के चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद पुनः राज्यपाल के हस्ताक्षर से वह पुनः लोकसभा स्पीकर के पास जाएगा। लोकसभा स्पीकर उसको सांसद के टेबल पे रखेंगे और सांसद के दोनों सदनों में खुली चर्चा होने के बाद प्रधानमंत्री के सिफारिश के द्वारा लोकसभा स्पीकर के द्वारा राष्ट्रपति को जाएगा। राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेंगे, मुहर लगाएंगे, उसे गैजेट कहते हैं। लेकिन आज तक कोई भी राज्य ऐसा नहीं किया। इन लोगों ने संविधान द्रोह का काम किया और जो लोग संविधान द्रोही होते हैं वो लोग देशद्रोही होते हैं। और सबसे बड़ी ये बात है कि जो घुमंतू जनजाति के सामाजिक संगठन है, जो लोग इनका आंदोलन चला रहे हैं, उन लोगों को भी इस बात की पता नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान के अनुच्छेद 46 में और आगे लिखते हैं कि घुमंतू जातियों के सूची में जो जातियां ओबीसी के सदृश ओबीसी के निकष को पूरा करती है उसे ओबीसी में शामिल किया जाएगा। और घुमंतू जातियां में जो जातियां अनुसूचित जाति के सदृश अनुसूचित जाति के निकष को पूरा करती है उसे अनुसूचित जाति में शामिल किया जाएगा। और जो जातियां अनुसूचित जनजाति के सदृश को पूरा करती है, निकष को पूरा करती है, उसे अनुसूचित जनजातियों में शामिल किया जाएगा। यदि ऐसा किया गया होता तो जिस प्रकार से एससी, एसटी, ओबीसी को प्रतिनिधित्व मिलता है उसी प्रकार से
घुमंतू जातियों को भी प्रतिनिधित्व मिलता, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इसे 10 साल के लिए मार्गदर्शक तत्व में डाला था। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और 10 वर्ष यानी 1960 में घुमंतू जातियों को आबादी के अनुपात में भागीदारी मिलता, यानी उनको राष्ट्र के मुख्य धारा में जोड़ा जा सकता था। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान के अनुच्छेद 46 में और भी क्या क्या अधिकार दिए, क्या क्या लिखे। यूरेशियन ब्राह्मणों ने घुमंतू जातियों को चोर, डाकू, गुनाहगार, आपराधिक जातियां कहा। तो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने उन्हें अधिकारी बनाने का काम किया। यूरेशियन ब्राह्मणों ने इन घुमंतू जनजाति के लोगों को फटे पुराने तंबू के घरों में रहने के लिए मजबूर किया, टेंटों में रहने के लिए मजबूर किया। तो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने उन्हें 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK में रहने का अधिकार दिया। यूरेशियन ब्राह्मणों ने इन घुमंतू जनजाति के लोगों को बैक टाई यानी लंगोटी पहनने के लिए मजबूर किया। तो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने उन्हें सूट बूट और नेक टाई पहनने का अधिकार दिया। यूरेशियन ब्राह्मणों ने इन घुमंतू जनजातियों को गांव और जंगलों के बीच में रहने के लिए मजबूर किया। तो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने उन्हें गांव और शहरों में रहने का अधिकार दिया। यूरेशियन ब्राह्मणों ने इन घुमंतू जनजाति के लोगों को कुत्ते, घोड़े, गधे और बैल पे बैठ करके चलने फिरने के लिए मजबूर किया। तो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने उन्हें 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, यहाँ तक कि हवाई जहाज में भी बैठने का अधिकार दिया। इन यूरेशियन ब्राह्मणों ने इन घुमंतू जनजाति के लोगों को आपराधिक बनाया, गुनाहगार बनाया, भिखारी बनाया। तो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने उन्हें वोट का अधिकार दे करके पंचायत के प्रधान से लेकर के सरपंच से लेकर के राष्ट्रपति बनाने का अधिकार दिया, जिससे पंडित जवाहरलाल नेहरू घबरा गए कि कहीं घुमंतू जनजाति के लोगों का समर्थन डॉक्टर अंबेडकर को न मिले। इसलिए इन्होंने 31 अगस्त 1952 को इन घुमंतू जातियों को तार कंपाउंड से मुक्त कर दिया। ये घुमंतू जातियां लड़ाकू जातियां थी। ये आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों से लोहा ली थी। वो अंग्रेजों को भगाने के लिए काम किए थे, लड़ाइयां लड़े थे, जिससे ब्राह्मणों के द्वारा कहा गया ये लोग आपराधिक जातियां हैं, अपराध करते हैं। इसलिए अंग्रेजों ने उनको
कानून बना करके 1871 में उनको आपराधिक जातियां घोषित कर दिया और उन्हें तार और कंपाउंड में घेर करके रख दिया। हमारे देश में कुल 54 सेटलमेंट अंग्रेजों ने हमारे देश में 54 सेटलमेंट बनाए थे और उन सेटलमेंट में उन लोगों को रहने के लिए जगह दिए थे और खेती करने के लिए जमीन दिए थे, बच्चों को पढ़ाई करने के लिए स्कूल बनवाए थे। कितने सेटलमेंट के लोग तो पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील बने। कितने सेटलमेंट के लोग तो ग्राम पंचायत के मुखिया बने, पार्षद भी बने। यानी सेटलमेंट में अंग्रेज सभी प्रकार का सुविधा दे करके रखे थे। लेकिन जब 31 अगस्त 1952 को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें तार कंपाउंड से मुक्त किया, तब से ये लोग भटकते रहे और आज तक भटक रहे हैं। उसके 51 साल के बाद बामसेब के बंबई के अधिवेशन में इन 11 करोड़, वर्तमान में तो 15 करोड़ है, उस समय 2003 में 11 करोड़ थे। 11 करोड़ लोगों को लेकर के जब बामसेब में चर्चा का विषय बनाया गया कि अभी तक न तो इन लोगों की पहचान हुई है, न तो मान्यता मिली है, न तो अधिकार मिला है, इस प्रकार की जब चर्चा कराया गया, सबसे पहले किसी समूह को चर्चा कर अधिकार देने के लिए सबसे पहले उनकी पहचान की जाती है, आइडेंटिटी। पहचान करने के बाद मान्यता मिलती है, रिकॉग्नाइज। मान्यता मिलने के बाद अधिकार मिलता है, राइट्स। अधिकार मिलने के बाद अमल किया जाता है, यानी एग्जीक्यूशन। तो न तो इन लोगों की कोई पहचान हुई है, न तो मान्यता मिली है। हक अधिकार मिलना तो बहुत दूर की बात है। जब इस प्रकार की चर्चा 2003 में मुंबई के अधिवेशन में बामसेब के द्वारा लिया गया, तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने सोचा कि कहीं घुमंतू जनजातियों का वोट समर्थन बामसेब को न मिले, इसलिए उन्होंने 2003 में मोतीलाल नाइक की अध्यक्षता में धनगर जातियों का सम्मेलन लिया गया। पंढरपुर जिला सोलापुर महाराष्ट्र में लिया गया। मोतीलाल नाइक के अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। लेकिन 2004 के चुनाव में बीजेपी हार गई, कांग्रेस जीत गई। फिर 2006 में कांग्रेस ने रेणके आयोग का गठन किया। बालकृष्ण रेणके ने पूरे देश में घूम घूम करके
198 जातियों को ढूंढ निकाला और 600 पेजेज का रिपोर्ट तैयार किया और 76 सिफारिश केंद्र सरकार से किया कि हमारे आयोग को लागू किया जाए। 2009 के चुनाव के पहले जब बामसेप ने पुणे के अधिवेशन में, यानी 2009 के चुनाव के ठीक पहले पुणे के अधिवेशन में बामसेप ने जब रेणके साहब को आमंत्रित किया तो रेणके साहब आए और रेणके साहब के मुंह पे बामन मेश्राम साहब जी ने कहा कि रेणके साहब, कांग्रेस आपके आयोग को लागू करने वाली नहीं है, ये लागू करने का मामला नहीं है, बल्कि ये वोट लेने का मामला है। 2009 का चुनाव में कांग्रेस जीत गई, लेकिन रेणके आयोग को लागू नहीं की। इसके मतलब जो बामन मेश्राम साहब जी बात कहे थे वह सत्य साबित हुआ। 2015 में अब मोहन भागवत ने इसके लिए आयोग गठन करने का बात कही। और ऐसा क्यों मोहन भागवत कहा? क्योंकि हमारे देश में मूल निवासी बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC माइनॉरिटी, NT DNT BGNT के लोग अपने आजादी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। अब इन घुमंतू जनजातियों का समर्थक बामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा को न मिले, तब इन्होंने सिफारिश किया। उसके कहने पे दादा इदाते आयोग का गठन किया गया। 2011 के जनगणना के अनुसार इन घुमंतू जनजातियों की आबादी 15 करोड़ है और 2015 में इदाते आयोग गठन किया गया और 8 जनवरी 2018 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को ये रिपोर्ट सौंपा गया और 20 सूत्री मांग के द्वारा 22 मंत्रालयों को सिफारिश किया गया। 22 मंत्रालय जैसे नीति आयोग, DNT के जानकार और इस प्रकार से कई निगमों के द्वारा सलाह लेने के लिए, राय लेने के लिए इस रिपोर्ट को भेजा गया। केवल राय लेने के लिए, ये राय लेने वाला मामला नहीं है, ये वोट लेने वाला मामला है, राय लेने वाला मामला नहीं। यदि बीजेपी की सरकार है तो इदाते आयोग को लागू कर सकती है, लेकिन ये लागू नहीं किया। इसलिए मेरे दोस्तों, एक तो हमारे देश को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली और घुमंतू जनजातियों को आबादी 5 साल के बाद मिली। 31 अगस्त 1952 को 5 साल के बाद मिली। ये घुमंतू जनजात के लोगों को कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहिए कि हमें आज़ादी देने में 5 साल लेट क्यों लगाया गया। और दूसरी बात, जो संविधान में हमें हक अधिकार दिया गया है उसको आज तक क्यों नहीं लागू किया गया। रेणके आयोग भी नहीं लागू किया गया, इदाते आयोग भी लागू नहीं किया गया। अब जो है हम इस आजाद भारत में आजादी कैसे महसूस करेंगे? इसके मतलब हम आज भी NT DNT BGNT के लोग आज भी इस आजाद भारत में हम लोग गुलाम हैं।
तो मेरा खास तौर से अपने भाइयों से निवेदन है कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कहे थे, हमारी लड़ाई सत्ता और संपत्ति की नहीं है, हमारी लड़ाई संपूर्ण आजादी की है। अब हमें केवल अपने आजादी की लड़ाई लड़ना चाहिए और मिलजुल करके लड़ना चाहिए, तभी हमारे देश में सही मायने में शुरू से हम लोग लोकतंत्र ला सकते हैं। नहीं तो इस देश में लोकतंत्र आने वाली नहीं है। तो मेरे दोस्तों, जो आंदोलन चलाया जा रहा है वामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा चलाया जा रहा है, आप लोग इस आंदोलन में तन मन धन से, बुद्धि पैसा समय श्रम हुनर से साथ देंगे, ऐसा हमारा आशा और विश्वास है। आप लोगों ने हमारी बात को सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय मूल निवासी।